Okay, we start with the first topic today. The first topic is registration under GST law. Now, whenever any supplier, अच्छा GST के अंदर जो डीलर होता है उसे सप्लायर बोलता है. कोई भी डीलर या सप्लायर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है. So before charging GST, the first thing he needs to do is registration. अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो बिना रजिस्ट्रेशन के ना तो हम GST चार्ज कर सकते हैं, बराबर है. We are not authorized to charge GST on goods and services, और neither we can collect GST. हम ना कलेक्ट कर सकते हैं. जब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी डीलर ना तो GST चार्ज कर सकता है और ना ही वो कलेक्ट कर सकता है. तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है डीलर का, इट इज डन अंडर CGST एक्ट 2017. मतलब कोई भी पर्सन को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017. अच्छा, GST के अंदर टोटल 3 एक्ट है, CGST, SGST एंड IGST. हमारा रजिस्ट्रेशन किस में होता है? CGST एक्ट 2017 में. ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना गाइस. रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर इज डन अंडर CGST एक्ट 2017. ऑप्शन में दिया रह सकता है CGST, SGST एंड UTGST, IGST. तो उसमें से याद रखो रजिस्ट्रेशन किस में होता है? CGST में. अच्छा, there are total 3 section under which registrations are done. Section 22, बराबर है. Section 22 पहला है हमारा, उसके अंदर who is liable for registration. फिर Section 23, उसमें है who is not liable for registration, कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है. और तीसरा है कि कंपल्सरी, who is liable for compulsory registration. The 3 section 22, 23 and 24. ठीक है. 22 is based on liable, who is liable. Section 23 who is not liable, कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लाइबल नहीं है. और तीसरा है किसके लिए? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, who is compulsory liable for registration. ठीक है. There are total 3 sections, section 22, 23, 24. Got it? पहला स्टार्ट करते हैं. Who is liable? कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है? पहला, a supplier whose aggregate turnover exceed the threshold limit in the financial year. अगर किसी भी सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर, अच्छा वो तो बोलेंगे सर ये एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या? व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स. टर्नओवर मीन सेल्स गाइस, बराबर है. और वो एग्रीगेट मतलब टोटल. अगर हमारा टोटल सेल्स एग्रीगेट, ठीक है, अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है. अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि एज पर द एक्ट देयर इज अ लिमिट, मतलब हमारी जो सेल्स की लिमिट दी गई है, अगर हम वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है. फिर सेकेंड, अच्छा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो आगे देखते हैं. फिलहाल के लिए इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन लायबल है पहले वो कवर करते हैं. इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर एनी अर्लियर लॉ. अभी जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बोला था कि GST वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017, बराबर. ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था. इसके पहले डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ चार्ज. इसके पहले अलग अलग टैक्स चार्ज होते थे, जैसे सर्विस टैक्स था, वैट था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, उसके अलावा एक्साइज था. वो सब अभी एबॉलिश हो गए. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर पहले कोई समझो सर्विस टैक्स, समझो आई वाज रजिस्टर्ड अंडर सर्विस टैक्स, बराबर है. अगर मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ पहले, तो अभी मुझे GST में मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो या ना हो. गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर तुम प्रीवियस लॉ में अगर रजिस्टर्ड थे तो तुम्हें GST में भी रजिस्टर करना पड़ेगा. मतलब इफ आई वाज प्रीवियसली चार्जिंग सर्विस टैक्स, तो अभी सर्विस टैक्स पे अबॉलिश हो गया है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सर्विस टैक्स के पे तुमको फिर GST में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. यू नीड टू रजिस्टर अंडर GST. इफ अ डीलर इज रजिस्टर्ड अंडर एनी अंडर अर्लियर प्रीवियस, दैट इज प्रीवियस अर्लियर लॉ, कोई और लॉ के अंडर अगर मैं पहले रजिस्टर्ड था तो मुझे GST में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. फिर उसके बाद इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, लेट अस अज्यूम मेरा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड,
मैंने वो बिजनेस वाई लिमिटेड को बेच दिया, तो अभी वाई लिमिटेड क्या करेगा, वो मेरे बिजनेस को परचेज कर रहा है, तो अभी मैंने बिजनेस ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर के केस में जो भी पर्सन ट्रांसफर हो, जिसको ट्रांसफर होगा उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो बिजनेस था पहले मेरे नाम पे रजिस्टर्ड था, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज अंडर माय नेम। अगर मैं मेरा बिजनेस किसी को बेच रहा हूँ तो जो पर्सन मेरे से बिजनेस खरीदेगा उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अमेलगमेशन, अगर कंपनी अमेलगमेट होती है, तो अभी जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मर्ज हो रही है, इसको हम अमेलगमेशन बोलते हैं। अमेलगमेशन के अंदर भी अगर कंपनी अमेलगमेट होती है तो जो न्यू कंपनी फॉर्म होगा दे हैव टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। ठीक है, ये तो था हमारा हु इज लायबल। अभी क्वेश्चन ये आता है कि हु इज नॉट लायबल, कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो गाइस है वो इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई भी पर्सन एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, बहुत लोग बोलेंगे सर ये एग्जेम्प्टेड क्या, एग्जेम्प्टेड मतलब 0% वाले। मैंने अभी बताया था जो भी गुड्स एंड सर्विसेज 0% में कवर्ड होते हैं, विच आर कवर्ड अंडर 0%, उसे हम एग्जेम्प्टेड गुड्स बोलते हैं। अभी जैसे एग्जांपल में मैंने तुम्हें बताया था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो एग्जेम्प्टेड गुड्स है। अगर मैं समझो मेरा भाजी का बिजनेस है, वेजिटेबल फ्रूट का, तो मेरे प्रोडक्ट पे जीएसटी तो लगने वाला नहीं है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? नो, इन दैट केस आई एम नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मेरे को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर कोई भी पर्सन एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सप्लाई कर रहा है तो वो तो जीएसटी ना तो चार्ज करेगा ना कलेक्ट करेगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एनी पर्सन सप्लाई एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। समझो अभी डेयरी, मेरा डेयरी का बिजनेस, मिल्क का, मिल्क पे भी जीएसटी 0% है, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन मिल्क इज 0%। तो अभी सिंपल है, मेरा प्रोडक्ट 0% में आ रहा है। अगर मेरा प्रोडक्ट 0 में आ रहा है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है क्या गाइस? नहीं। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट मेकिंग सप्लाई कल्टीवेटेड फ्रॉम लैंड। अगर कोई भी फार्मर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, दैट इज एनी कल्टीवेशन फ्रॉम लैंड, मतलब जो भी लैंड से प्रोड्यूस करके बेचा गया है, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो सकते हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड, सिंपल वर्ड्स में। और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चरिस्ट क्यों है? इफ एनी सप्लाई मेड बाय फार्मर इज एग्जेम्प्ट। अगर कोई मिडिलमैन है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी अगर जीएसटी के अंदर कैसे है, अगर हम रॉ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो रॉ प्रोडक्ट पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है, बट अगर वही प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है ना तो उस पर जीएसटी लगता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, टमाटोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, बट अगर वही टमाटो केचप खरीदोगे ना तुम, तो केचप जो है इट इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म, तो वो टैक्सेबल है। फिर उसके बाद फ्रूट्स एग्जेम्प्टेड है, इट इज अ रॉ प्रोडक्ट, बट अगर फ्रूट जूस खरीदोगे, जैसे तुम रियल का बराबर है, रियल फ्रूट जूस खरीदते हो तो वो उस पर टैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस्ड है। सेम फ्रूट है, एग्जेम्प्ट है। फ्रूट जैम खरीदोगे प्रोसेस्ड फॉर्म में तो वो टैक्सेबल है। तो एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कल्टीवेटेड फ्रॉम लैंड, एग्जेम्प्ट। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल स्पेसिफाई सच पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर गवर्नमेंट को जीएसटी काउंसिल बोलती है कि ये बिजनेस को एग्जेम्प्ट करो, तो वो बिजनेस को भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कल फ्यूचर में गवर्नमेंट बोलती है कि कोचिंग क्लासेस आर एग्जेम्प्टेड, बराबर है, अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो ही मुझे फिर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अदर देन दैट आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर मेरे बिजनेस को जीएसटी काउंसिल क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। गॉट इट? थर्ड पॉइंट, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अभी ये कंपलसरी किसके लिए, मतलब हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए अप्लाई होता है? अ पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। सो व्हाट इज इंटरस्टेट गाइस? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इफ अ डीलर इज इन मुंबई, बराबर है, मुंबई दैट इज महाराष्ट्र, एंड इफ ही सप्लाई गुड्स आउटसाइड महाराष्ट्र, जैसे मैंने गोवा में सप्लाई किया, आई एम स्टेइंग इन मुंबई
और मैंने गुड सप्लाई किया गोवा, मतलब महाराष्ट्र के बाद, तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। देयर इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। या उसके बाद कैजुअल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अभी कैजुअल पर्सन मतलब क्या? ऐसा बंदा जिसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, मतलब ऑफिस एड्रेस नहीं है, जो कैजुअली क्या इधर से उधर जो एजेंट्स होते हैं यहाँ से उधर घूम रहा है और गुड्स बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, डोर टू डोर गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी रजिस्टर्ड ऑफिस। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं गुड्स महाराष्ट्र में बेच रहा हूँ, गोवा में भी बेच रहा हूँ, बट मेरा कोई परमानेंट एड्रेस नहीं ऑफिस का। आई डोंट हैव अ परमानेंट एड्रेस। ऐसे लोगों को टैक्स कैजुअल पर्सन बोलते हैं। तो कैजुअल पर्सन का तुम्हारा ऑफिस कहीं पर भी नहीं है, तो उनका कोई स्टेट रिकग्नाइज स्टेट नहीं है कि वो महाराष्ट्र का डीलर है या गोवा का डीलर है या दिल्ली का है। दे डोंट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस एट वन प्लेस। ऐसे लोगों को कैजुअल पर्सन बोलते हैं। तो इनके लिए अगर ये लोग टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर? नॉन रेसिडेंट पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है और वो इंडिया में आके टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नॉन रेसिडेंट मतलब हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर्सन ऑप्टिंग फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर कोई भी डीलर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है तो उसके लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब ये सब मेरा बताने का रीजन गाइस ये है क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। द रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी गाइस। क्लियर? ठीक है, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अभी बहुत लोग का डाउट ये होगा कि सर ये अलग अलग आपने बताया बट इसका हमको एक्चुअल में क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सबसे पहले अगर हम सेक्शन 22 का फर्स्ट लाइन देखते हैं, सेक्शन 22 मतलब हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन whose aggregate turnover exceed the threshold limit। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर किसी भी सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है गाइस, ये समझ के लो। ठीक है, नाउ थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर सेक्शन 22, if a dealer is supplying only goods, फिर वो गुड्स सप्लाई कर रहा है। ठीक है, मेरा समझो गुड्स का बिजनेस है और मैं सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई भी डीलर त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 स्टेट से बिलोंग करता है और उसका अगर एनुअल टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जा रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो ही हैज टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। मतलब अगर कोई डीलर नागालैंड का है और वो एक साल में 10 लाख से ज्यादा का गुड्स सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, मतलब उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड कर दिया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से कम है तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंपल वर्ड्स में, अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर गया तो मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर मेरा टर्नओवर 10 लाख से कम है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो वही हमारा फर्स्ट पॉइंट था। इफ अ सप्लायर whose aggregate turnover exceed the threshold limit, अगर हमारा एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो हमें लायबल, वी आर लायबल टू लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज वी आर नॉट लायबल। तो ये 4 स्टेट ऐसी है जिसके लिए लिमिट 10 लाख का है। अच्छा, उसको मैंने क्लू वर्ड में बना हुआ है NMMT, N फॉर नागालैंड, M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम एंड T फॉर त्रिपुरा। मतलब अगर कोई डीलर
सप्लायर त्रिपुरा का है और वो 10 लाख का सप्लाई कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर 10 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये किसके लिए है? सिर्फ ये 4 स्टेट के लिए। कितना है? 10 लाख। उसके बाद ये 6 स्टेट्स ऐसी है जिसके लिए लिमिट 20 लाख का है। सिक्किम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, उसके अलावा उत्तराखंड। These are the 6 states where the limit is 20 lakh. अगर एक डीलर तेलंगाना का हुआ तो तेलंगाना के डीलर के लिए 20 लाख का लिमिट है। मतलब अगर उसका सेल्स 20 लाख के ऊपर गया तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर 20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर वो नागालैंड, मिजोरम से बिलोंग करता है तो लिमिट 10 लाख का है। क्लियर? ठीक है गाइस, ये था 6 स्टेट्स के लिए। मैंने उसको क्लूवर्ड में बनाया हुआ है स्टैम्प यू करके। स्टैम्प यू मतलब एस फॉर सिक्किम, टी फॉर तेलंगाना, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर मेघालय, पी फॉर पौंडीचेरी एंड यू फॉर उत्तराखंड। उसके अलावा बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए इट इज 40 लाख। फॉर रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी 40 लाख का लिमिट है। मतलब अगर एक डीलर महाराष्ट्र का है, अभी महाराष्ट्र देखो, नागालैंड ये इसमें आता है क्या? चेक इट इन NMMT, इसमें आ रहा है क्या गाइस? नहीं है, नहीं ना। फिर उसके बाद ये स्टैम्प यू में देखो, इसमें है क्या? इसमें भी नहीं है। तो वो किस में आ रहा है? सिंपल है, फिर इट इज कमिंग अंडर अदर स्टेट्स। तो अदर स्टेट्स के लिए लिमिट क्या है? 40 लाख का। मतलब महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, दिल्ली देखो किस में आता है? दिल्ली इज इन अदर स्टेट, क्योंकि ये 6 इसमें आ रहा है क्या? 10 और 20 के लिमिट में है क्या? नहीं है। जो ये 10 और 20 के लिमिट में नहीं है तो वो अदर स्टेट और यूटी में आएगा। अदर स्टेट्स एंड यूटी के लिए लिमिट क्या है? 40 लाख का। एग्जाम्पल और बताता हूँ, केरला चेक करो, केरला ये इसमें ये लिस्ट में है, ये दोनों में नहीं है, तो 40 लाख आएगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या है? 40 लाख का। मतलब अगर एक डीलर 40 लाख के ऊपर गुड्स बेचेगा तो ही वो रजिस्ट्रेशन करेगा, अदरवाइज उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर एक डीलर उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड मेरा 20 लाख के लिमिट में आता है, तो इसके लिए हमको 20 लाख चेक करना है। गॉट इट? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, इन लोग के लिए लिमिट कितना है गाइस? 10 लाख का। अच्छा, बट इसके अंदर भी क्या है? ओनली गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? गॉट इट? अच्छा, ये मैंने क्लू वर्ड्स बनाए हुए गाइस NMMT याद रखने के लिए, स्टैम्प यू याद रखने का। तो स्टैम्प यू एस मतलब ये क्लू वर्ड्स है गाइस, दीज आर क्लू वर्ड्स। ठीक है, मैंने ये क्लू वर्ड बनाए। ये तो रैंडमली भी तुमको याद होता है तो याद करो, क्लू वर्ड से कैसे तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लू वर्ड्स फॉर्म किए हुए। आई हैव फॉर्म्ड क्लू वर्ड्स फॉर दिस। ये कैसे है? स्टैम्प यू मतलब एस फॉर सिक्किम, टी फॉर तेलंगाना, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एम फॉर मेघालय, उसके बाद पी फॉर पौंडीचेरी एंड यू फॉर उत्तराखंड। ये याद करने के लिए इजी हो जाता है। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद है इफ अ सप्लायर सप्लाइंग सर्विस, बराबर है, अगर वो सिर्फ सर्विस सप्लाई कर रहा है या गुड्स एंड सर्विस दोनों, ठीक है, तो उसके लिए लिमिट अलग है। गुड्स के लिए अलग, सर्विस या दोनों के लिए अलग। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटी। एक होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, मेरा एक हार्डवेयर स्टोर है। हार्डवेयर स्टोर पे मैं यहाँ पर गुड्स बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग, लेट अस अज्यूम, अ फैन या ट्यूबलाइट। मैं एक ट्यूबलाइट बेच रहा हूँ, बराबर है। तो ये ट्यूबलाइट क्या है? गुड्स है। अभी मैं सिर्फ ट्यूबलाइट बेचूंगा तो आई एम सप्लायर ऑफ गुड्स, बराबर है। समझो मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने क्या किया, वो मेरी दुकान पे आया, बोलता है सर एक ट्यूबलाइट दो, बराबर है, गिव मी 1 ट्यूबलाइट। मेरे से वो ट्यूबलाइट मांग रहा है, मैंने उसको ट्यूबलाइट दिया गाइस। बोलते हैं सर फिटिंग करने के लिए कोई बंदा है क्या?
मैं बोला देखो भाई, हमारी कंपनी, हमारी दुकान पे हमारा काम है सिर्फ गुड्स बेचना, एक काम करो, ये एक इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, उसको कॉल करो, आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर को सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, आई एम सप्लाइंग हिम ओनली गुड्स, दैट इज ट्यूबलाइट। दूसरा एग्जाम्पल, ट्यूबलाइट खरीदने आया, तो उसने पूछा सर फिटिंग करने के लिए है, मैंने कहा हाँ है, मैं कहा फिटिंग के लिए ही विल चार्ज यू 100 रुपीज। तो अभी ये फिटिंग का जो चार्ज है ये मेरा एक सर्विस चार्ज है, मतलब मैंने ट्यूबलाइट का ट्यूबलाइट मैंने ट्यूबलाइट आई चार्ज हिम 50 रुपीज और फिट करने का 100 रुपया, तो मतलब यहाँ पर मैं 150 रुपया चार्ज कर रहा हूँ, गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी, आई एम चार्जिंग फॉर बोथ। अगर एक डीलर दोनों प्रोवाइड कर रहा है तो फिर उसके लिए लिमिट यहाँ वाले सेकंड कैटेगरी में आएगा। इफ अ डीलर इज सप्लाइंग बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विस, सो ही विल कम अंडर द सेकंड लिमिट। ये सिर्फ गुड्स के लिए, अगर एक डीलर सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए लिमिट फर्स्ट वाला है, अगर वो दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए लिमिट सेकंड वाले का आएगा। सेकंड का लिमिट क्या है, एनएमएमटी 10 लाख, अदर स्टेट्स 20 लाख। मतलब अगर एक पर्सन सर्विस दे रहा है तो उसके लिए 20 लाख का लिमिट है, बराबर है। अगर वो गुड्स एंड सर्विस दोनों सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी लिमिट कितना है, 20 लाख। गॉट इट? सो तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हारा सम जो रहेगा उसमें ये चेक करना है कि जो डीलर है पहला तो कौन से स्टेट का है और वो क्या सप्लाई कर रहा है, वेदर ही सप्लाइंग गुड्स और ही सप्लाइंग बोथ और ही सप्लाइंग सर्विस। अगर वो दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सेकंड वाला कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, एनएमएमटी 10 लाख, बराबर है, एंड अदर्स 20 लाख, फॉर अदर इट इज 20 लाख। क्लियर? वापस से बोल रहा हूँ गाइस, गुड्स के लिए लिमिट अलग है, सर्विस और गुड्स एंड सर्विस के लिए लिमिट अलग है। अच्छा, बहुत लोग का क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक बंदा सर सिर्फ सर्विस सप्लाई करे, जैसे अभी कोचिंग क्लासेस है, हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग यू, वी आर नॉट सेलिंग यू एनी गुड्स, यहाँ पर कोई गुड्स बेचा जा रहा है नहीं, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस। तो बहुत लोग का क्वेश्चन होता है सर कोचिंग क्लासेस के लिए लिमिट क्या है, कोचिंग क्लासेस किस में आएगा, कोचिंग क्लासेस आएगा सर्विसेज में, तो उनके लिए लिमिट क्या है, 10 लाख और 20 लाख। अंडरस्टूड? कोचिंग क्लासेस के लिए लिमिट 10 लाख और 20 लाख का है, दैट इज द लिमिट फॉर कोचिंग क्लासेस। क्लियर? एनी डाउट्स? The third part, supplier supplying ice cream, edible ice, पान मसाला, टोबैको। अगर एक डीलर आइसक्रीम सप्लाई कर रहा है तो आइसक्रीम तो गुड्स में आया, बराबर है, बट गवर्नमेंट क्या बोलती है, आइसक्रीम, एडिबल ऑयल आइस, पान मसाला या टोबैको, अगर ये 4 प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है तो वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के लिए 10 लाख, अदर स्टेट के लिए 20 लाख, तो उसके लिए 40 लाख का लिमिट नहीं आएगा। मतलब पान मसाला, टोबैको, एडिबल आइस, आइसक्रीम, ये सब भी एक गुड्स है गाइस, पर गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये 4 गुड्स को ये लिमिट अप्लाई नहीं होता है, फर्स्ट वाला जो है हमारा लिमिट, फर्स्ट लिमिट अप्लाई नहीं होगा। इनके लिए लिमिट क्या है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके लिए 10 लाख है, अदर स्टेट 20 लाख। अच्छा, बहुत लोग का क्वेश्चन ये होता है सर ये ईटेबल आइस कौन सा होता है, खाने वाला आइस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टोरेज के लिए होता है, जैसे तुम लोग मच्छी मार्केट में जाओगे तो फिश को स्टोर करने के लिए एक आइस यूज करते हैं, वो स्टोरेज के लिए होता है। और एक तुम जूस पीते हो, जूस में आइस डाला जाता है, एक शरबत पियोगे, बराबर है, तो वो जो खाने वाला रहता है उसको ईटेबल बोलते हैं। अगर एक डीलर आइस सप्लाई कर रहा है तो आइस इज अ गुड्स, बट वो गुड्स के लिए लिमिट क्या है, 10 और 20 का, बाकी के लिए लिमिट क्या है, 10, 20, 40, 4 स्टेट के लिए 10 लाख, 6 स्टेट के लिए 20 लाख और बाकी के लिए 40 लाख। तो तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सर कि ये एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, बराबर है, तभी वो सेल्स गाइस, सेल्स को टर्नओवर बोलते हैं। तो अभी इसमें कौन सा टर्नओवर लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड टैक्सेबल, ठीक है, टैक्सेबल भी आएगा,
नॉन टैक्सेबल भी आएगा, बराबर है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी आएंगे और एक्सपोर्ट सप्लाई भी आएंगे। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम्हारा लिमिट अगर हमें फाइंड करना है तो उसमें सब कुछ लेने का, एग्जेम्प्टेड भी, एक्सपोर्ट भी, टैक्सेबल भी और नॉन टैक्सेबल। मतलब सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई काउंट नहीं होगा, वी हैव टू कंसीडर ऑल, द एग्रीगेट विल इंक्लूड ऑल सेल्स। ऑल मतलब टोटल, मतलब ये चारों के चारों हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड ऑन करना। जैसे अभी लेट अस अज्यूम, मैं अगर ये बोलता हूँ कि मैंने पूरे साल भर में 12 लाख का टैक्सेबल सेल्स किया, 10 लाख का नॉन टैक्सेबल सेल्स, एग्जेम्प्टेड सेल्स 12 लाख और एक्सपोर्ट सेल्स 10 लाख, तो मेरा यहाँ पर टोटल कितना होता है गाइस, व्हाट इज द टोटल, यहाँ पर टोटल मारोगे दैट इज 44, एक्सीड हो रहा है 40 लाख के। आई एम अ डीलर ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज एक्सीडिंग 40 lakhs, so that means I am liable for registration। मतलब रजिस्ट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें एग्रीगेट लेना है। एग्रीगेट मतलब क्या, टोटल। टोटल कितना है 44 लाख का। सिर्फ टैक्सेबल नहीं लेंगे, टैक्सेबल सेल तो सिर्फ 12 लाख है। गवर्नमेंट क्या बोलती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वी हैव टू कंसीडर द टोटल एग्रीगेट। वर्ड ही बता रहा है, एग्रीगेट मतलब टोटल, तो तुम्हें वहां पर टोटल टर्नओवर निकालनी है। अभी टोटल के टाइम पे चाहे टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्टेड हो, तुम्हें सब लेना है, यू हैव टू कंसीडर ऑल। अंडरस्टूड। अभी ये एग्रीगेट में क्या क्या नहीं आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ड सप्लाई नहीं आएंगे। इनवर्ड का मतलब होता है परचेज। अगर हमने गुड्स खरीदा तो वो एक इनवर्ड सप्लाई में आता है। हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, सेल्स। टर्नओवर मतलब सेल्स है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो सेल्स में परचेज इंक्लूड नहीं